मुद्रा की भूमिका या महत्व, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। चूंकि हम आजकल मनी पढ़ रहे हैं, मुद्रा, तो मुद्रा के संबंध में हम लोग अब पढ़ेंगे मुद्रा की भूमिका या महत्व क्या है। इसके संबंध में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। मुद्रा चूंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमी का। और यदि हम सोचें कि मुद्रा इस दुनिया में ना हो, मनी ना हो, मुद्रा को हटा दिया जाए, और कभी रहा है शुरुआत में, मानव सभ्यता की शुरुआत में मुद्रा नहीं थी, तो हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मुद्रा के बिना कल्पना करना अर्थव्यवस्था का बहुत ही असंभव है। और अर्थव्यवस्था बिल्कुल अ, जैसे किसी गाड़ी के चारों पहिए निकाल दिया जाए और सोचा जाए कि गाड़ी चलेगी, तो ये बिल्कुल असंभव होगा, गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसी तरह से मुद्रा अर्थव्यवस्था का पहिया है, जो पूरे अर्थव्यवस्था को घुमाता है। पूरी दुनिया में 3 तरह की ही अर्थव्यवस्थाएँ चलती हैं। किसी-किसी देश में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, किसी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में रोल ऑफ मनी क्या होगा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में रोल ऑफ मनी क्या होगा? मुद्रा के कार्य क्या होंगे? या मुद्रा का भूमिका या महत्व क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था यदि है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके काम करें, तो मुद्रा की भूमिका क्या होगी? आज हम इसी टॉपिक पे इसमें चर्चा करने वाले हैं। हम यदि कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसके लिए जो पैसे देते हैं, मुद्रा है ही नहीं, तो क्या करेंगे? यदि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है कपड़े की, तो जाएँगे कपड़ा लेंगे। फिर कपड़े के बदले हम क्या देंगे? किस तरह का उसका कीमत क्या लेगा? कपड़े वाले कपड़ा आपको क्यों देगा? जूते वाले आपको जूता क्यों देगा? या पेन वाला आपको पेन क्यों देगा? या गाड़ी वाला आपको अपनी गाड़ी में क्यों बैठाएगा? तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएँगे। और कोई उत्पादक उत्पादन क्यों करेगा? कोई वस्तु क्यों बनाएगा? कोई मोबाइल क्यों बनाएगा? लैपटॉप क्यों बनाएगा? तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कि उसके बदले में उसे मुद्रा के रूप में प्रॉफ़िट मिले, मुद्रा मिले, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। तो मुद्रा का भूमिका बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मतलब उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोफेसर एसीएल डे ने कहा है कि मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण या सार्थक हो गई है कि मुद्रा के कार्यों और दुष्कार्यों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख अंग बन गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुद्रा एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट बन गया है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में इसका अध्ययन अति महत्वपूर्ण हो गया है। तो यहाँ पे 3 तरह के अर्थव्यवस्थाओं में हम देखेंगे कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व या मुद्रा का भूमिका क्या है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व या मुद्रा का भूमिका क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड इकोनॉमी में मुद्रा का महत्व और मुद्रा का रोल क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका या महत्व, रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, और उत्पादन भी निजी उद्यम अधिकतम लाभ कमाने की दृष्टि से करते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था मुद्रा अर्थव्यवस्था होती है, जहां आर्थिक क्रियाओं का संचालन कीमत तंत्र द्वारा किया जाता है। चालू कीमतें मुद्रा में ही व्यक्त की जाती हैं, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसा निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, और अर्थव्यवस्था के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत कम इंटरफेयर होता है। गवर्नमेंट ना तो उत्पादन करती है, ना तो लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है, ना तो गवर्नमेंट नियंत्रण करती है कीमतों पे। तो पूरी तरह से बाजार तंत्र काम करता है, और बाजार तंत्र का मतलब कीमत तंत्र, प्राइस मैकेनिज्म कार्य करता है। ठीक है? तो प्राइस मैकेनिज्म जब काम करता है, तो सारी चीजें निर्भर करती हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या है किसी वस्तु की। तो इसमें सबसे पहले केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है। यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब अभी हमने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से लाभ के लिए काम किया जाता है, और सभी जो उत्पादक होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, और वो उत्पादन तभी करेंगे जब उन्हें लाभ मिलेगा, और वो मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम लाभ का आशा करते हैं। तो कुल मिलाकर के बाजार पे निर्भर होता है पूरा तंत्र, और उपभोक्ता बाजार के हिसाब से कार्य करता है, उत्पादक भी बाजार के हिसाब से कार्य करता है। तो मुद्रा इसमें रोल ये अदा करता है कि वह केंद्रीय समस्याओं का समाधान कर देता है। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है कि उत्पादन क्या किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किस प्रोसेस से किया जाए, कैसे किया जाए, और किन के लिए किया जाए। तो उत्पादन क्या किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो उत्पादन, वो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिनका
डिमांड होता है, उपभोक्ता जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं। जैसे आजकल मोबाइल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत सारी कंपनियाँ कूद पड़ी हैं और मोबाइल ढेर सारी मोबाइलें बना रही हैं। तो इस तरह से जिस भी वस्तु का जिस मात्रा में डिमांड होगा, उसी मात्रा में उसका उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार से उत्पादन किया जाए किसी वस्तु का। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या किसी अर्थव्यवस्था में यदि जो प्राइवेट व्यक्ति है, प्राइवेट प्राइवेट व्यक्ति उत्पादन करता है मिनिमम कॉस्ट पे, कॉस्ट उसका मिनिमम होता है और प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो वो उत्पादन इस प्रकार से करता है कि उसको अ, आसानी से और कम दाम में रिसोर्सेस मिले, कच्चे माल और लेबर उसमें मिले, उसको कम दाम पे मिले और कीमत उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने वस्तु का मिले। किसके लिए उत्पादन किया जाए? तो उत्पादन उनके लिए किया जाएगा जो उस वस्तु की माँग कर रहे हैं या जो जिनके जेब में पैसे हैं। किसी के जेब में पैसे हैं तो वो उत्पादन अ, उनके लिए उत्पादन किया जाएगा तो वो उस पे खर्च कर पाएगा। ठीक है? अब जैसे 50 लाख की गाड़ी बनाई जा रही है, तो 50 लाख की गाड़ी सब लोग तो खरीद नहीं पाएँगे। 50 लाख की गाड़ी सब लोग नहीं खरीद पाएँगे, तो ये 50 लाख की गाड़ी उनके लिए बनाया जाता है जो कम से कम करोड़पति हो। तो इसलिए कोई भी वस्तु का जब उत्पादन किया जाता है, तो ये देख लिया जाता है कि हम उत्पादन किस आय के लोगों को के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मुद्रा से हर चीज़ को मेज़र किया जाता है, कीमत तंत्र के माध्यम से और डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से हम जानते हैं कि कीमत का निर्धारण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 जो कंपोनेंट हैं, इन समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्या उत्पादन किया जाए? तो हम उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिसके लिए उपभोक्ता कीमत देने के लिए तैयार है। उस वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उपभोक्ता जिसका डिमांड कर रहा है, तो डिमांड उन्हीं का करेगा जिसके लिए उसके पास पैसे होंगे। दूसरा उत्पादन कैसे किया जाए? तो उत्पादन उस तरह से किया जाए जिससे कि उत्पादक को मिनिमम कॉस्ट बियर करना पड़े, तो इसके लिए भी कीमत देना होगा उत्पादन करने के लिए, जो क्योंकि उसमें इनपुट्स लगेंगे, इनपुट्स के लिए हमें इनपुट्स को उसके बदले पारिश्रमिक देना होता है, तो वो ज़रूरी है। किसके लिए उत्पादन किया जाए? तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा उत्पादन किस वर्ग के लिए है, अमीर के लिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए है, तो वो सारी चीज़ें भी मुद्रा से ही जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है उपभोग। उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा की भूमिका, रोल ऑफ मनी इन कंजम्पशन। हम जानते हैं कि 5 क्षेत्र हैं मुख्य रूप से, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व। इन पाँचों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के इन पाँचों क्षेत्रों में मुद्रा का ज़बरदस्त योगदान है। अब जैसे उपभोग को ही ले लिया जाए, उपभोग के क्षेत्र में, तो उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का भूमिका बहुत ही ज़्यादा है और जैसे हम किसी वस्तु को का उपभोग करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए जेब में पैसे लेके जाते हैं। यदि हमें कोई पेन चाहिए या हमें कोई अ, हमें बर्गर खरीदना है, तो हम उसके लिए पहले घर से निकलने से पहले अपनी जेब में उसके लिए पैसे रख लेंगे। क्योंकि जैसे ही हम बर्गर जाएँगे लेने, तो दुकान वाला हम हाथ बढ़ाएगा पैसे लेने के लिए मेरे से, हमारे से। तो इसलिए मुद्रा के बिना उपभोग का क्षेत्र बिल्कुल अ, अप्रासंगिक है, बिल्कुल शून्य है। तो इसलिए मुद्रा उपभोग के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उपभोग के लिए व्यक्ति उपभोग जब करता है तो कितनी मुद्रा दें इसकी तुलना करता है। जब कोई भी वस्तु वो खरीदता है, जैसे हम दुकान पे गए और हमने एक चप्पल खरीदा, तो चप्पल के बदले हम जो भी मुद्रा उसकी कीमत देंगे, तो हमें उससे कितना संतुष्टि मिला इसकी हम तुलना करेंगे। उपभोक्ता तुलना करता है। यदि उससे मिलने वाला लाभ उसके दिए गए कीमत से ज़्यादा है, तभी वो वस्तु को खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। इसको उपयोगिता के रूप में भी देखा जाता है कि यदि उपयोगिता ज़्यादा मिल रहा है उपभोक्ता को, तब तो वो उस वस्तु को खरीदेगा। यदि उपयोगिता उसको कम मिल रहा है लेकिन कीमत ज़्यादा उसको महसूस हो रहा है, तो कुल मिला के जब वो मुद्रा देता है दुकानदार को, तो उसे एक कष्ट होता है, पीड़ा होता है। जब जेब से मुद्रा निकलता है तो उसकी छाती धड़कती है कि मुद्रा जा रहा है। तो लेकिन उसके बदले में उसे वस्तु भी मिल रहा है, तो वो तुलना करता है। यदि वो वस्तु जो मिल रही है उससे धड़कते दिल को कंट्रोल कर लेती है, उसके कष्ट को समाप्त कर देती है, तो वो उस वस्तु को खरीद लेगा। तो इसलिए मुद्रा बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसके अपने त्याग को और उस वस्तु से मिलने वाले लाभ को कंपेयर कर सके और निर्णय ले सके वो वस्तु को खरीदना है कि नहीं। नेक्स्ट है विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा की भूमिका। विनिमय के क्षेत्र में साख की उपलब्धता क्या है? क्योंकि बिना साख के बैंकिंग सेक्टर का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और साख के आधार पे ही पूरा मौद्रिक सिस्टम चलता है और बिना मुद्रा के साख क्रिएशन ऑफ क्रेडिट नहीं हो सकता है, क्योंकि मुद्रा के आधार पर ही साख का निर्माण किया जाता है और आर्थिक क्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है। बचत एवं विनिमय मुद्रा के अभाव में असंभव है, क्योंकि बचत व्यक्ति करता है तो मुद्रा के रूप में करता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग करेगा तो ऐसा नहीं कि वो गेहूं के रूप में या ढेर सारा अपने पास
कपड़े लाएगा और कपड़े के रूप में सेविंग कर कपड़े चूहे काट काट देंगे तो उसका सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए बचत मुद्रा के रूप में करता है, विनियोग भी मुद्रा के रूप में करता है, इन्वेस्टमेंट उसे करना करना है, कहीं उसे कुछ फर्म लगाना है, जैसे कोई सिलाई की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए उसे मशीनें खरीदना होगा, लेबर खरीदना होगा, तो उसके लिए वो पैसा देगा, मुद्रा देगा तो मशीनें उसको मिल जाएँगी। तो इसलिए मुद्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है बचत और विनियोग के लिए भी। वर्तमान और भविष्य में संबंध स्थापित करता है। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में प्लानिंग करता है, तो केवल वर्तमान में खाने-पीने पे नहीं ध्यान रखता है, वो भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। भविष्य में आकस्मिक कोई बीमारी है, दुर्घटना है या उपभोग से संबंधित आवश्यकता है, उसके लिए भी वो अपना तैयारी करके रहता है। तो ये इन सब चीज़ों को प्लान करने में मुद्रा बहुत ही उपयोगी होती है और बहुत ही सहायक होती है। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा की भूमिका रोल ऑफ मनी इन डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी जब उत्पादन होता है तो उसमें तमाम जो इनपुट्स हैं, तमाम जो उत्पादक साधन हैं, उनको उसके बदले में, उनके योगदान के बदले में देना होता है पारिश्रमिक। तो वो किस रूप में दिया जाएगा? वो मनी के रूप में दिया जाएगा, है ना? जैसे कोई चीज़ हम बनाए, जैसे मोबाइल बना रहा है, मोबाइल की फैक्ट्री है, तो उसमें प्लास्टिक लग रहा है, उसमें मशीन लग रहा है, उसमें लेबर लग रहा है। तो इन सबको उसके बदले में क्या दिया जाएगा? इन सबको उसके बदले में मुद्रा दिया जाता है, उनके योगदान के बदले में मुद्रा दिया जाता है। तो वितरण के क्षेत्र में मुद्रा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधनों को उनके पारिश्रमिक के बदले, उनके योगदान के बदले कुछ भी भूमिका, आपके यहाँ कोई काम करने आता है तो उसको आप क्या देंगे? तो उसके बदले में, उसके योगदान के बदले में, उसके श्रम के बदले में मनी देते हैं। मनी बहुत ही सुविधाजनक हो जाती है। राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा की भूमिका क्या है? रोल ऑफ मनी इन पब्लिक फाइनेंस। राजस्व के क्षेत्र में चूँकि दिन प्रतिदिन गवर्नमेंट का कार्य बढ़ते जा रहा है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, फिर उसको खर्च करती है, टैक्स लगाती है और फीस के रूप में, जुर्माने के रूप में और इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट पैसे कमाती है और फिर उसको पुल पे, सड़क बनाने पे, बिजली बनाने पे, स्वास्थ्य सुविधाओं पे, शिक्षा की सुविधाओं पे उसको खर्च होना होता है। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसके लिए वो क्या करती है, गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है और फिर उनको विभिन्न सुविधाओं पे खर्च करती है। तो ये सारे कार्य भी बिना मुद्रा के असंभव हैं। गवर्नमेंट का कार्य असंभव हो जाएगा मुद्रा के बिना। वो कैसे फिर मुद्रा को हटा लिया जाए तो फिर वो कैसे पैसा इकट्ठा करेगी और कैसे उसके उसके खजाने कैसे भरेंगे? तो ये सारी चीज़ें मुद्रा के दम पे ही हो पाती हैं। मुद्रा और औद्योगिक प्रगति डिपेंड्स अपॉन मनी। विदाउट मनी वी कांट एक्सपेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो औद्योगिक प्रगति हम जानते हैं कि कोई भी देश औद्योगिक प्रगति तभी कर पाएगा जब उसमें फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग हो, तो वह देश उतना ही ज़्यादा औद्योगिक प्रगति करता है। क्योंकि औद्योगिक उद्योगों की स्थापना के लिए तमाम तरह के साधन चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होता है, बिल्डिंग चाहिए होता है, एम्प्लॉयी चाहिए होता है। तो इन सब लोगों को भुगतान करना होता है, तो भुगतान किन रूपों में किया जाएगा, उनको क्या दिया जाएगा उसके बदले में? क्योंकि कोई भी काम फ्री में तो करेगा नहीं, फ्री में नहीं करेगा तो उसको कुछ चाहिए होगा, क्योंकि उसकी भी अपनी आवश्यकताएँ हैं, उसको कैसे पूरा करेगा? तो इन सारी चीज़ों के लिए मुद्रा अति आवश्यक है और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। मुद्रा और व्यापारिक सुविधाएँ, मनी एंड बिज़नेस फैसिलिटीज़। तो व्यापार करने के लिए भी मुद्रा अति आवश्यक है। हम व्यापार चाहे देश के अंदर करें, एक जगह से दूसरी जगह पे, या देश के बाहर विदेशों से व्यापार करें, तो उसके बदले में जब भी हम किसी को से कुछ खरीदते हैं या किसी को कुछ पहुँचाते हैं, तो उसके बदले में हम अ, मुद्रा देते हैं। यदि विदेशों से करते हैं तो हमें डॉलर के रूप में उन्हें भुगतान करना होता है, और यदि हम देश के अंदर करते हैं तो उसे रुपए में हमें भुगतान करना होता है। तो मुद्रा एक महत्वपूर्ण साधन हो जाता है व्यापारिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। मुद्रा और आर्थिक प्रगति, मनी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो आर्थिक प्रगति का मेजरमेंट मुद्रा करता है। और जैसे हम यदि देखना चाहते हैं कि हमारे देश में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, तो हम उसके लिए निकालते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम को कैसे मापते हैं? तो मनी में मापते हैं कि 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, क्या है। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी को मुद्रा में निकालते हैं, इतने ट्रिलियन या इतने करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम मेजर करते हैं तो उसमें मनी के रूप में हम व्यक्त करते हैं, कितने करोड़ का क्या है, कितने अरब का क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम मुद्रा के रूप में ही मेजर करते हैं, तो इससे हमें आर्थिक प्रगति का पता चलता है। तो आर्थिक प्रगति तभी संभव है जब मुद्रा रहे और मुद्रा उसमें योगदान करे। आय, उत्पादन एवं रोजगार पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन इनकम, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। किसने कहा है कि बिना मुद्रा के आय, उत्पादन और रोजगार को बढ़ाना असंभव है? तो मुद्रा के
द्वारा ही हम लोगों की इनकम को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, रोजगार को बढ़ा सकते हैं। इन सब कार्यों को करने के लिए मुद्रा का होना बहुत ही जरूरी है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुछ जगहों पे समाजवादी अर्थव्यवस्था संचालित होती है कुछ देशों में। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था यदि है तो ऐसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या होगी? रोल ऑफ मनी इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट कोई नहीं होता है, प्राइवेट कार्य नहीं होते हैं, प्राइवेट फर्म नहीं होते हैं, प्राइवेट स्वामित्व नहीं होता है। सब कुछ हर संपत्ति पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है, गवर्नमेंट के अधीन होता है। गवर्नमेंट ही निर्णय लेती है कि क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन नहीं करना है, किन वस्तुओं को उत्पादन किस मात्रा में करना है। ये सारे निर्णय राज्य के द्वारा लिया जाता है या केंद्रीय नियोजन अधिकारी के द्वारा लिया जाता है। तो इसमें क्या-क्या मुद्रा सुविधा देती है? पहला संसाधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए मुद्रा अति आवश्यक होता है, क्योंकि राज्य संसाधनों को उन कार्यों में आवंटित करेगा, उन कार्यों में लगाएगा जिनका उत्पादन अति जरूरी है, अति आवश्यक है। तो संसाधनों को इस हिसाब से आवंटित करता है कि अधिकतम उनका उपयोग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो जिस साधन का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, उनको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले कार्यों में लगाया जाता है। जिन साधनों का प्रोडक्टिविटी कम है, उनको कम प्रोडक्टिविटी वाले कार्यों में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस प्रकार से किया जाता है क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके और इसके बदले में उनको जो पारिश्रमिक है, वो मुद्रा के रूप में दिया जाता है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आय का वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वो मनी के रूप में किया जाता है और जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, इसमें ये देखा जाता है कि उनका जो योगदान है वो उनको दिए गए भुगतान के बराबर है कि नहीं है। यदि उनको 100 रुपया दिया जा रहा है तो उनका योगदान 100 रुपये कम से कम हो, 100 रुपये के बराबर हो। अन्यथा पता चले कि 100 रुपये दिया जा रहा है और उनका योगदान 90 रुपया है, तो ये इससे कंपनी को नुकसान होगा या उस फर्म को नुकसान हो जाएगा। तो ये इसमें फायदा करता है। आय का वितरण मुद्रा में करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिस साधन जो कार्य कर रहे हैं उनको किस रूप में भुगतान किया जाए। तो एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल होता है। तो मुद्रा यदि नहीं रहेगा तो क्या देंगे उनको? किस वो कार्य करेंगे तो कार्य के बदले उनको क्या फिर दिया जाएगा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। तो मुद्रा रहता है तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुद्रा से व्यक्ति खुश भी हो जाता है। मुद्रा जैसे ही जेब में आता है, किसी के हाथ में किसी को मुद्रा दीजिए तो वो तुरंत खुश हो जाएगा और फिर वो कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी देश अब अन्य देशों से अकेला नहीं रह गया, अन्य देशों से जुड़ गया है। विदेशों से डब्ल्यूटीओ के आने से और ये चीज़ें बढ़ गई हैं। डब्ल्यूटीओ में लगभग हर देश मेंबर है और अब हम कटे से नहीं रह सकते हैं, अकेला देश नहीं रह सकते हैं। हर देश से हमें जुड़ना होता है और हम हर वस्तुओं को तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जैसे व्यक्ति केवल सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता है। उसे यदि अपने जीवन को चलाना है तो अनेक लोगों से संपर्क करता है। उसे कपड़े चाहिए तो कपड़े वाले से संपर्क करना होता है। यदि उसे भोजन चाहिए तो भोजन वाले से संपर्क करना चाहिए होता है और यदि उसे मोबाइल चाहिए तो मोबाइल वाले से संपर्क करना होता है। इसी प्रकार से देश के संदर्भ में भी होता है कि यदि देश के अंदर जो वस्तुएं नहीं है तो वो विदेश से मंगाना होता है। तो विदेशी व्यापार तभी हो पाता है जब हम उनको पेमेंट करते हैं। कोई वस्तु हम आयात कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो फ्री में तो कोई देश बना के हमें देगा नहीं। उसके लिए हमें उसको भुगतान करना होगा। भुगतान किस में करना होगा? तो डॉलर में करना होगा। तो डॉलर कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें रुपए उसको देने होंगे और रुपए को डॉलर में बदल के फिर डॉलर हम उसको भुगतान करेंगे। तो विदेशी व्यापार में मुद्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मुद्रा का चक्रीय प्रवाह, मुद्रा का चक्रीय प्रवाह होता है यदि कोई वस्तु बनाया जाता है तो उस वस्तु को फिर मार्केट में बेचा जाता है और उस वस्तु को बनाने वालों को उसके बदले में इनकम दिया जाता है। ठीक है, इनकम दिया जाता है और वस्तु को मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। फिर इनकम पाने वाले अपनी इनकम को मार्केट में ले जा करके व्यय करते हैं और व्यय करके फिर वो इनकम बनाने वाले के पास, फर्म के पास आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये मुद्रा इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में घूमती रहती है और लोगों के कार्यों को आसान बनाती रहती है मुद्रा। आर्थिक नियोजन के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो भी प्लानिंग करती है गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एजेंसी है, प्लानिंग एजेंसी है, तो वो कुछ प्लान करती है कि उसे आने वाले वर्षों में क्या-क्या करना है, सड़क बनाना है, चीनी बनाना है, बिजली बनाना है, कपड़े बनाना है, तो ये सब प्लान करती है। उस प्लान के लिए उसे मनी चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ें बनाती है और फिर उसको उसके लिए मनी के द्वारा, मुद्रा के द्वारा उस उन कार्यों को एग्जीक्यूट करती है और लागू करती है। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या कार्य होता है? यदि अर्थव्यवस्था मिश्रित है, मिक्स्ड है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का क्या कार्य होगा?
रोल ऑफ मनी इन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ होता है ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को पूरी आज़ादी रहती है कि वो अपने तरीके से अपना उत्पादन करे और लाभ कमाए और मेहनत करके आगे बढ़ाए, जैसे अंबानी है, टाटा बिरला है, पतंजलि है, रामदेव बाबा और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो मेहनत करके और अपने उद्योग स्थापित करके और लाभ कमाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट का कार्य होता है कि इसको मॉनिटर करना और कुछ ऐसा ना हो अर्थव्यवस्था में कि कोई ज़रूरी वस्तु है, जैसे कोई ज़रूरी वस्तु है, नमक है तो उसका रेट बढ़ गया, प्याज है ना? उसका रेट बढ़ गया, गैस है, उसका रेट बढ़ गया और लोगों के पहुँच से बाहर हो गया, पेट्रोल है, डीज़ल है, ऐसे वस्तुएँ हैं जिनका नियंत्रण से बाहर रेट हो गया। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं पे गवर्नमेंट नज़र रखती है और ये सोचती है कि इन पे नियंत्रण बना रहे और प्लस गवर्नमेंट भी कुछ वस्तुओं के उत्पादन में योगदान करती है, कार्य करती है, सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। तो पहला जो कार्य है योजनाओं का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। ये गवर्नमेंट योजनाएं बनाती हैं कि उसे क्या क्या कार्य करते हैं, गरीबी क्या क्या कार्य करने हैं, गरीबी हटाना है या सड़कें बनानी है, बिजली बनानी है ना? अब उज्ज्वला योजना लाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाना है। तो ऐसे टॉयलेट बनाने हैं देश में, रोजगार पैदा करना है, ये तमाम योजनाएं बनाती हैं और उसके लिए उसे मनी की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें बिना मनी के नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके लिए फिर साधन चाहिए होगा, लोग चाहिए होगा, है ना? मटेरियल चाहिए होगा और वो मटेरियल और वो लोग काम करने तब तैयार होंगे जब उनको पैसा दिया जाए या इनकम उनको दिया जाए। आर्थिक विकास आर्थिक विकास के लिए मनी बहुत ही ज़रूरी है। आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब मुद्रा प्रॉपर कार्य करे और अ, आर्थिक विकास में मुद्रा बहुत ईंधन का कार्य करता है, एक तरह से ईंधन का कार्य करता है। और क्योंकि आर्थिक विकास को मेजरमेंट के लिए हम दूसरे देशों से तुलना करने के लिए मुद्रा के आधार पे ही हम तुलना करते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम कितना है, तो ये अन्य देशों से तुलना करके हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ कम पर कैपिटा इनकम है अन्य देशों की तुलना में, है ना? तो ये सारे चीज़ें मुद्रा के द्वारा ही संभव है। और आर्थिक विकास के लिए ये भी ज़रूरी है कि तेज़ी लाया जाए, क्योंकि यदि हम किसी उद्योग क्षेत्र है या रोजगार का क्षेत्र है, तो उनको हम तभी तेजी ला सकते हैं जब उनको जो उसमें लगे हुए लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले और जो कार्य कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो ये सारी चीज़ें मनी से ही मेजर किया जाता है। तो इसलिए आर्थिक विकास में मुद्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसार और लेखांकन। सार्वजनिक क्षेत्र में टैक्स लगाना, टैक्स हो गया, फाइन हो गया, है ना? फाइन हो गया, जीएसटी हो गया और फिर इसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आय और व्यय, गवर्नमेंट आय अर्जित करती है और उसको व्यय करती है। तो ये सारी चीजें मुद्रा के रूप में ही करती है, तभी ये कार्य संभव होता है। ये पिछली स्लाइड में बता चुके हैं। विदेशी विनिमय की आवश्यकता, नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। आ, हम दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट करना होता है। यदि विदेशी विनिमय हमारे यहाँ कम होता है, विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज यदि हमारे यहाँ कम है, तो लोग हमें, जो विदेशी देश हैं, जो दूसरे देश हैं, वो हमें आ, आयात करने से मना कर सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी होता है। फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में होता है। डॉलर तभी आता है जब हम मुद्रा दे करके डॉलर को लेते हैं, डॉलर खरीदते हैं। तो इसलिए डॉलर जितना ही ज़्यादा होगा रहेगा, हमारा क्रेडिट उतना ही ज़्यादा होगा और दूसरे देशों का भरोसा उतना ही ज़्यादा होगा और वो हमें कोई भी संकट की स्थिति में सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो प्राइमरी फंक्शन है मनी का, कि किसी भी चीज़ को क्रय करना है तो हमें हमारे पास मुद्रा होना चाहिए और उसको बेचना है तो किस कीमत पे बेचना है, उसके बदले में क्या कीमत लेना है। तो ये सारी चीज़ें मनी बेस्ड होता है। मनी यदि है, मुद्रा है, तो उसके वो सारे कार्य आसान हो जाते हैं, उसको बेचने का और क्रय करने का। अब इन सारी रोल्स के बावजूद कुछ कमियां हैं मुद्रा की, वो हर चीज में होता है। मुद्रा के दोष, इविल्स ऑफ मनी। मुद्रा के दोष क्या है? इन सारी चीजों, इन सारे फायदों के बावजूद मुद्रा के कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसको हम यहाँ वन बाय वन जल्दी से देखेंगे। कहा गया कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, अनेक लाभों का स्रोत है, वह नियंत्रण यदि
कम हो जाए, उस पर नियंत्रण न रखा जाए, तो यह संकट और अशांति का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। फिर ये कहा गया कि मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयानक आविष्कार है। इसके नतीजे बहुत भयानक भी होते हैं कभी-कभी, यदि तो हम हमें पता है कि जो चीज़ जितना ही सुविधापूर्ण होती है, वो उतना ही खतरनाक भी होती है। नेक्स्ट है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। तो ये मुद्रा के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, जो बताती हैं, ये बातें पढ़ के पता चलता है कि मुद्रा कितना खतरनाक हो सकता है, और मुद्रा को यदि नियंत्रित और उस तरह से नियंत्रण में न रखा जाए, तो देश के लिए हानिकारक, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। क्या-क्या खतरे बन सकते हैं? तो देखते हैं। उधार प्रथा को प्रोत्साहन, मुद्रा उधार प्रथा को प्रोत्साहन देता है। उधार बोरोइंग करना है तो मुद्रा के रूप में ही किया जाता है, और ये आसान कर दिया। यदि मुद्रा ना होता तो अ, किसी से कोई वस्तु नहीं मांगता, इतनी मात्रा में नहीं मांगता। यदि कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा गेहूँ है, तो ये नहीं कहेगा कि हमें गेहूँ दे दो, इतना ज़्यादा गेहूँ की ज़रूरत है मुझे, तो ऐसा नहीं करता। या किसी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, उस कपड़े का पैदावार करता है, या कोई बहुत ज़्यादा मोबाइल का पैदावार करता है, तो नहीं कहता है कि उधार मुझे मोबाइल दे दो और इतने सारे मोबाइल दे दो मुझे उधार। लेकिन यदि मुद्रा है, तो मुद्रा में लोग बहुत आसानी से उधार माँग लेते हैं, और लोगों को बैंक से, कितने बैंक से लिए गए कर्ज वापस नहीं आए, कितने बैंक दिवालिया हो जाते हैं, और लोग हम जानते हैं विजय माल्या और बहुत सारे नाम हैं, जो नीरव मोदी जैसे नाम है, जो मुद्रा बैंकों से लेकर के और विदेश भाग गए, फिर वापस नहीं हो पाए, और बैंक बर्बाद हो गए। और उन बैंकों में गरीब लोगों के जो बचत थे, वो इकट्ठा थे, वो चले गए। अति पूजन और अति उत्पादन को प्रोत्साहन देता है ये। ओवर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर प्रोडक्शन, लाभ के लालच में अति उत्पादन को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि जब कोई उत्पादन करता है और उसके वस्तुएं बिकती हैं, तो उसे लाभ होता है, और लाभ से वो लालच में आकर के बहुत सारा उत्पादन कर देता है। और जब बहुत सारा उत्पादन कर देता है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आ जाती है। ओवर प्रोडक्शन क्या करता है? वो प्राइस को कम करने लगता है। प्राइस को कम करने लगता है, तो एम्प्लॉयमेंट कम होने लगता है, क्योंकि प्राइस कम होता है तो डिमांड कम होता है। डिमांड कम होता है, और डिमांड कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो ये बेरोजगारी को बढ़ाने लगता है। अति पूंजीयन की स्थिति, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या करता है? ज़्यादा कैपिटलाइजेशन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी डिमांड कम होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो ये एक खतरा होता है। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य और कीमत में विपरीत संबंध होता है। हम जानते हैं, जैसे-जैसे प्राइस बढ़ता है, तो वैल्यू ऑफ मनी कम होता है। वैल्यू ऑफ मनी कम होता है, तो कहा जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि आएगा कि हम अ, कट्टे में या बोरे में पैसे भर के जाएँगे, भर के मार्केट जाएँगे, और जेब में, पॉकेट में सामान लेकर आएँगे। तो ये बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी घटते जाएगा। तो ऐसी स्थिति आएगी कि जैसे कि एक पेन 1 लाख रुपए में मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में हमें बैग में पैसा लेके जाना पड़ेगा और जेब में सामान लेके आना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिविटी है मुद्रा का। संपत्ति के वितरण में असमानता हो जाती है, क्योंकि लाभ, प्रॉफिट कमाने वाले जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होते जाता है, और जो मजदूर वर्ग है, उसके पास पैसा कम होते जाता है, उतना पैसा नहीं रहता है। और प्रॉफिट जो पूंजीपति है, वो उत्पादन करके और पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर सकता है। इसलिए इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ सकती है। गरीब बहुत गरीब होता चला जाएगा, और अमीर बहुत अमीर होता चला जाएगा, जो कि आजकल का एक प्रमुख समस्या बताया जा रहा है। मुद्रा मानव त्याग तथा संतोष का वास्तविक माप नहीं करता है। जो ये कहा जाता है कि जो हम मनी देते हैं, मुद्रा जो देते हैं किसी वस्तु के बदले में, तो वो वास्तविक माप नहीं कर सकता है, क्योंकि मुद्रा को देने से जो त्याग होता है, और जो उस त्याग के बदले में जो हम सामान खरीदते हैं, उससे फायदा होता है, तो ये माना गया कि वो दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये वास्तविक माप नहीं करता है। वर्ग संघर्ष का उदय, इमरजेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दो वर्ग उत्पन्न हो जाएंगे सोसाइटी में, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। और शोषक वर्ग के पास बहुत सारा पैसा होगा, क्योंकि वो शोषक जो मजदूर होगा, उस मजदूरों का उतना उसको पैसा नहीं देगा, उतना उसको पारिश्रमिक नहीं देगा, मजदूरी नहीं देगा, जितना उसे चाहिए होगा, जितना उसकी जितने के बराबर वो काम कर रहा होगा। और इसलिए वर्ग संघर्ष होगा, मजदूर वर्ग बहुत बड़ा हो जाएगा, और पूंजीपति वर्ग बहुत छोटा होगा, और मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग के ऊपर हमला करेगा और उसको मार देगा। तो ये वर्ग संघर्ष का स्थिति बन जाएगा। मुद्रास्फीति का प्रॉब्लम आएगा, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है। कोई भी जब चाहे तब वस्तु की पूर्ति को कम कर देगा, सप्लाई को कम कर देगा, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। इन्फ्लेशन की स्थिति में महंगा हो जाएंगी चीज़ें, और इसलिए उपभोक्ता को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यदि ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएँ, जैसे रोटी, सब्जी और दूध की कीमतें बढ़ जाएँ,
और आम लोगों की पहुँच से बाहर हो जाए तो लोग कुपोषित होने लगेंगे, लोगों की ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल पाएँगी और ये बहुत ही खतरा पैदा हो जाएगा। मुद्रा सेविका से स्वामिनी बन जाती है, तो दिक्कत होता है। जो वर्तमान का समय है इसमें ऐसा ही है कि मुद्रा, यदि जिसके पास मुद्रा है, बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं और हुजूरी जी हुजूरी करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा मालिक बन बन बैठा है, और यदि मुद्रा है आपकी जेब जेब में, तो यदि आप कहीं भी जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपके पीछे आगे पीछे लोग यस सर, जी सर करते हैं। और आ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी जेब में पैसा है, आप पैसे लेके गए हैं। यदि आप रोड पे घूम रहे हैं, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है, तो कोई जी सर, यस सर, आइए सर, बैठिए सर, कोई नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही सत्य है कि मुद्रा यदि है, तो वो मालिक बन जाता है और व्यक्ति मालिक हो जाता है जिसके भी जेब में मुद्रा है। तो दरअसल वो व्यक्ति मालिक नहीं है, वो मुद्रा मालिक है। और यदि व्यक्ति मुद्रा को फेंक दे, तो उसको कोई नहीं पूछेगा। भौतिकवाद को प्रोत्साहन भौतिकवाद को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि मुद्रा हर चीज़ को खरीद सकती है, और अ, मुद्रा हर चीज़ को खरीद सकती है, तो भौतिकवाद बढ़ता है, और जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, नैतिकता है, सम्मान है, ये सब चीज़ें घटती हैं। कोई भी जो जिसके पास पैसा नहीं है, तो उसका सम्मान नहीं किया जाएगा। जिसके पास सुख सुविधा है, बिल्डिंग्स हैं, भवन है, उसको उसकी पूछ हर जगह होती है। और ये भौतिकवाद को बढ़ावा इस रूप में भी देता है कि लोग महँगी से महँगी गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, और कहीं पे किसी को रोटी नहीं मिलती है खाने के लिए। तो जिसके पास भी मुद्रा ज़्यादा रहेगा, वो भौतिक सुख-सुविधाओं में रहेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, और ह्यूमन वैल्यूज़ कम होंगे। शोषण की प्रवृत्ति को पैदा करता है मुद्रा। मुद्रा यदि है, तो अभी तमाम तरह के शोषण समाज में पैदा हो जाते हैं, और अ, उस शोषण को मुद्रा के माध्यम से ही दबाया भी जाता है। बाल विवाह हो या बाल मज़दूर, आज भी उसके लिए नियम तो बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को यदि कोई काम कराता है, तो उसको सज़ा दिया जाएगा। लेकिन सत्य यही है कि बहुत सारे अभी भी बाल मज़दूर कार्य कर रहे हैं। लोग उनको पैसे देकर के उनका शोषण करते हैं, कार्य कराते हैं, या किसी से मज़दूरी कराते हैं, और बेरोज़गारी के डर से लोग कम पैसे में भी काम करते हैं, और वो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको पैसा बहुत कम दिया जाता है। तो ये सब तमाम शोषण कर लिए जाते हैं मुद्रा के चलते। नैतिक दोष है मुद्रा में, क्योंकि मुद्रा तमाम तरह के भ्रष्टाचार को, घूसखोरी को, अनेक तरह के दोष को जन्म देती है। और यदि आपको कोई काम कराना है, तो आप यदि तो आप मुद्रा आराम से दे करके, किसी के जेब में कुछ पैसे दे करके काम करा सकते हैं, जो आज भी भ्रष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम हर जगह मुद्रा से चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, और चीज़ों को गलत दिशा में मोड़ सकते हैं। यह एक बहुत ही अ, दोष है मुद्रा का एक। 14वां है या 12वां है, राजनीतिक दोष। राजनीतिक दोष में मुद्रा के द्वारा दल बदल कर लेता है लोग, और यदि उनको पद नहीं मिलता है, क्योंकि पद से ही मुद्रा मिलेगा, पद मिलेगा तो विभाग मिलेगा, विभाग मिलेगा तो फिर मनी मिलेगा, और मनी मिलेगा तो सारे ऐशो आराम मिलेंगे। तो इसलिए पद के लिए दल बदल कर लेते हैं, और राजनीतिज्ञ भी बहुत सारे गलत कार्य करते हैं, और घूसखोरी करते हैं, कमीशनखोरी करते हैं। तो इसलिए इसमें राजनीति में भी मुद्रा एक दोष को जन्म दे देती है। तो ये दोष थे मुद्रा के। आई होप ये मुद्रा के रोल आपको समझ में आया हो, और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।